Assalamualaikum everybody, good morning and welcome to Jio Pakistan with हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा, आजकल बड़ी इंटरेस्टिंग शामें और रातें होती हैं कराची में, खासतौर पे आप अपने शहर का अहवाल हमें बता सकते हैं, लेकिन इर्द गिर्द से कवालियों की आवाज़ें इसलिए आ रही होती हैं बिकॉज बहुत सी शादियां हो रही हैं। ये फैसला तो पंजाब हुकूमत ने नहीं किया वो तालियों की आवाज़ें नहीं, वो कवालियां कराने का। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस पे अमल दरामद जो है ना उसे बड़ा सीरियसली ले लिया अहले कराची ने। और कल रात 3 बजे तक मेरे मोहल्ले में कवाली होती रही और अल्टीमेटली मैंने रात 2:30 बजे वो जो हमारे मोहल्लेदार हैं, अपने नेबर हैं, उन्हें मैसेज किया कि बराए मेहरबानी इसकी आवाज़ थोड़ी कम कर दें। और उन्होंने भी कव्वाली खत्म होने के बाद 3 बजे मुझे कहा ओहो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। भाई सॉरी तो कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है, वरना तो नो सॉरी, अपॉलजीज एक्सेप्टेड। लेकिन थोड़ा सा आहिस्ता आवाज में जरा सुन लिया करें, मतलब करवा लिया करें। अब्दुल्ला, लाइव शो हो रहा होता है घरों में, गार्डन्स वगैरह में। मेरे घर के इर्द गिर्द तो 1-2 स्ट्रीट्स छोड़ के हो रही थी, कोई किसी की मेहंदी हो रही होगी और मुझे घर तक आवाजें आ रही थी एंड आई रादर एंजॉयड इट। मैंने तो बड़ा एंजॉय किया। और वो वीकेंड होगा गालिबन, आपने इसलिए एंजॉय कर लिया। सुबह 6 बजे काम पे आना है, तो उसके बाद कैसे आप इस टेंशन में आप मुब्तला रहें और मुस्तरब रहें कि कब कब जो है ये कवालियां खत्म हो और आपको सुकून की नींद आए। खैर, इट इज अ ब्राइट सनी डे इन कराची बट इट इज अ वेरी डेंस फॉगी डे इन लाहौर एंड सराउंडिंग सिटीज। बहुत ही जिसे कहते हैं ना डेंस धुंध के साथ दिन का आगाज़ हुआ है। सो इन केस यू हैव टू ट्रैवल अक्रॉस मोटरवे या फिर आपकी फ़्लाइट्स वगैरह हैं तो फ़्लाइट स्केड्यूल चेक कर लें और मोटरवे पर जाने से इज्तनाब करें जब तक क्लियरेंस नहीं मिलती। एंड कैन आई जस्ट सजेस्ट आफ्टर व्हाट हैपेंड इन मरी, आपको पता है मरी सानिया तो बहुत अरसे तक हमारे जहनों पे तारी रहेगा बिकॉज ऐसा कभी हमने पहले होता हुआ देखा नहीं। लेकिन एटलीस्ट इससे एक चीज़ हम सीख सकते हैं कि कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, खासतौर पर इन महीनों में, तो प्लीज़ वेदर रिपोर्ट ज़रूर देख लिया करें क्योंकि फॉगी कंडीशंस होती हैं, कहीं बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, स्नो का एक और ही सिचुएशन चल रही है। बट गेट यूज्ड टू गेट द हैंग ऑफ चेकिंग योर वेदर ऐप। कल एक दोस्त ने मरी मॉल रोड की तस्वीर डाली हुई थी और आप यकीन मानिए कि तकरीबन तमाम दुकानें बंद। क्यों? और मरी मॉल रोड और तकरीबन तमाम दुकानें बंद और एक बंदा बशर भी नज़र नहीं आ रहा था। और मरी मॉल रोड किसी भी सीज़न में लोगों से खाली नहीं रहती, किसी भी सीज़न में, चाहे बर्फ़ पड़ रही हो, चाहे बारिश आ रही हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो। तो इससे सबक भी सीखना चाहिए और तमाम तर लोग जो वक्ती फ़ायदे के लिए लोगों को लूटते रहे हैं, अब देखिए, अब मनाइए मौसम सीज़न और अब फ़ायदे उठाइए ज़्यादा पैसे और किराए चार्ज करके। और आजकल ऐसी चीज़ें करने की इसलिए कोशिश ना किया करें, सब एक्सपोज हो जाते हैं, कोई ना कोई वीडियो निकल आती है, लोग अब बहुत बढ़ के बताते हैं, सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हो जाती हैं। इसलिए इस किस्म की हरकत करने से पहले वीडियो से तो एक और ही मेरे जहन पे एक नक्श हो गया वाक़या। कल कराची में एक डकैती मुज़ाहिमत पर कत्ल हुआ। डकैती की कोशिश कर रहे थे डकैत और इस लड़के ने थोड़ी मुज़ाहिमत की और उसको चलते हुए वो मार कर चले गए। और ये कितनी दफ़ा होता है, ये कितनी दफ़ा होता है। वैसे यू नो, आई डोंट नो वी शुड से दिस और नॉट, बट जो हो रहा होता है ना उसे होने दिया करें। फिर मतलब जो डकैती हो रही होती है, किया जा सकता है। हाँ, मतलब आपकी एटलीस्ट जान तो नहीं जाएगी। माल जो है वो जान से बढ़कर तो नहीं है। सो किसी के साथ हो रहा है या आपके साथ हो रहा है। और हमेशा से हमारे घर वालों ने और बड़ों ने व्हेन वी वर ग्रोइंग अप यही समझाया कि भाई खुदा न खास्ता कोई ऐसा मौका आ जाए ज़िंदगी में तो जो लेकर जाना चाहते हैं उन्हें ले जाने दो और चुप करके बैठे रहो और कुछ ना करो, क्योंकि फिर इस तरह के साने हाथ होते हैं और जान का सदका माल बेसिकली आप इसी तरह से लें एंड लेट इट बी, वरना ये बहुत ही सैड सिचुएशन हुई है। और ये वारदातें कराची में फिर से सर्टनली अलार्मिंग एक सूरत हाल को जन्म दे रही हैं और हुकाम को ज़रा पुलिस को पर्टिकुलरली एक्टिव होना चाहिए कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड अस। अच्छा, थोड़ी सी बात अगर आप इजाज़त दें तो हम कोविड की भी कर लें, उससे पहले कि हम ज़्यादा आगे जाएँ। तो आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना की मज़ीद 3019 केसेस, मतलब लिटरली हम तो डबल फिगर्स में आ गए थे, चलो ट्रिपल फिगर्स में भी थोड़ी देर के लिए थे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट हजार। हम 1000 रोजाना के हिसाब से बढ़ रहे हैं लिटरली। हम 1000 थे, फिर 2000 में आए और 3000 ही डायरेक्ट पहुंच गए। तो ये 24 घंटे में हम आपको बता रहे हैं 3019 हो चुके हैं। और कोरोना मुस्बत केसेस की शरह ऑल ओवर द कंट्री अगर हम बात करें तो 6.12 है। और डिफरेंट सिटीज़ की बात हो, कराची का तो हमने आपको बताया, कल ही हम आपको बता रहे थे कि इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक 20% और समथिंग। होपफुली अब जरा कम होगी। और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 5 अफराद इंतकाल भी कर गए हैं। ये ओमिक्रॉन जो है ना, ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। प्लीज़ वैक्सीनेट करवाएं, अगर वैक्सीनेट करवा चुके हैं, 4-5 महीने गुजर चुके हैं तो बूस्टर शॉट लगवाएं, अपने आप को इक्विप करें इस चीज़ से लड़ने के लिए। और पर्टिकुलरली, और हमने भी बूस्टर शॉट लगवाया था, मैंने आपको बताया था
सिर्फ बाजू में दर्द होता है तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है कि भाई फाइजर लगवाएंगे तो पता नहीं कितनी तबीयत ख़राब हो जाएगी, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। और जस्ट गो फॉर इट। और पर्टिकुलरली अपने घर के बुज़ुर्गों को, वो लोग जिनकी इम्यूनिटी ज़रा कम है, कमज़ोर हैं, जिनको और अंडरलाइंग इशूज़ हैं, मेडिकल इशूज़ हैं, प्लीज़ उनको ज़रा महफूज रखें इस बीमारी से, वबा से। और कराची में आपको पता है कितनी पॉजिटिविटी हो गई है? हाँ, बताएं सर। 20.22%। मैं ये अभी कह ही रही थी, एंड आई वाज जस्ट होपिंग कि शायद 20 से कम हो चुकी हो, बट एक्चुअली ये बढ़ रही है। और आपको ये भी बता दूं कि मुल्क में 651 कोरोना मरीजों की हालत जो है वो काफ़ी नाजुक भी है। ऑन द अदर हैंड लाहौर में है जी पॉजिटिविटी 7.15, हैदराबाद में शरह 3.32 है, 3.32। आज़ाद कश्मीर में 10% है ये, और गिलगित स्कर्दू गिज़र में 24 घंटों में कोरोना केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। शुक्र है मुल्क का कोई हिस्सा ऐसा है, अब पहुंच ना जाइएगा सारे उधर। और तालीमी इदारे खुले रखने हैं या बंद रहेंगे? वेनस सूबाई वज़राए तालीम का इजलास आज होगा, और स्मार्ट सिलेबस और हफ्ते में 3 दिन क्लासों की तजवीज़ पर भी गौर किया जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। मैंने आपको बताया था विंटर ब्रेक के बाद मेरे लड़के का तो स्कूल नहीं खुला, अब तक ऑनलाइन ही चल रहा है। बहुत से स्कूलों को मैं जानता हूँ कि जो ऑनलाइन मुसलसल रहे, उन्होंने अपनी फ़ीस में अपने जो माहाना चार्जेस वो लेते हैं उसमें 20%, 25% या 15% कमी की। लेकिन सब नहीं करते, एंड प्रॉब्ली जिस स्कूल में हमारा बेटा जाता है वो भी नहीं करते। तो आई थॉट यू वर टॉकिंग अबाउट दैट। नहीं। तो ये क्या है? मेरा ख्याल है कि इस हवाले से भी कोई हतमी फैसला आना चाहिए, और ये डायरेक्टिव्स होने चाहिए कि भाई इफ द स्कूल इज गोइंग ऑनलाइन, आप कुछ मैं नहीं कह रहा कि आप 50% करते हैं क्योंकि आपने एक बिल्डिंग का किराया भी देना है, टीचरों को तनख्वाहें भी देनी है, लेकिन जो भी आपका बिजली गैस चीज़ों का एक्सपेंस कम होगा, आप कुछ तो बर्डन शेयर करें। कैन आई आल्सो जस्ट से कि जब हम ये डिस्कशन करते हैं ना आपस में, ऑब्वियसली हर किसी के बच्चे और स्कूल जाते हैं, तो ज़्यादातर स्कूलों की फ़ीसें कम नहीं हुई। तो ये बात करना कि जी बिकॉज ये दौर एक ऑब्वियसली एक कोविड में हर चीज़ कोविड स्पेसिफिक हुआ है और बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं, फीसें चेंज नहीं हुई, कुछ कम नहीं हुआ। इवन एनुअल फीस के वक्त में इजाफा किया गया। सो प्लीज़ इसको आई डोंट नो, अब आई माइट ट्राई टू स्पीक टू समबडी कि भाई ये मीटिंग है, इसमें फीस वाला एलिमेंट ज़रूर डिस्कस किया जाए। इसके वाले से कोई हतमी डायरेक्टिव आए कि भाई इफ़ द स्कूल्स आर गोइंग ऑनलाइन 20% अक्रॉस द बोर्ड सब ने अपनी फीस कम कर। डू दे इवन फॉलो ये डायरेक्टिव्स? तो पहले भी हमने सुने। मेरा ख्याल है कि वो लोग जो वो स्कूल जो रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर डायरेक्टिव आएगा हुकूमत की तरफ से तो वो फॉलो करेंगे, मेरा ख्याल है। और ये प्राइवेट स्कूल, एक प्रेशर तो होता है। ये प्राइवेट स्कूल्स का जो एक और ये सारे जुड़ जाते हैं ना, ये ऑलमोस्ट एक माफिया बन जाते हैं, एंड देन दे रेजिस्ट कोई भी चेंज। तो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी टैकल्ड। सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट कोविड, तो मैं जल्दी से बता दूं, टेस्टिंग हमारी अभी भी कम है। आई डोंट नो, मुझे हमेशा लगता है कि हम ये फिगर्स आपको देते हैं, हमें ये फिगर्स इन टेस्टिंग के में भी अलार्मिंग लगते हैं, लेकिन आई एम जस्ट थिंकिंग अगर हम ज़्यादा टेस्टिंग करें तो हमें ज़्यादा एक्यूरेट फिगर्स मिलेंगे, क्योंकि फिलहाल गुज़िश्ता अगर 24 घंटों की बात करें तो लेस दैन 50,000, मतलब ये फिगर एक इतने बड़े और एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि रैपिड टेस्ट पूरी दुनिया में तो रैपिड टेस्ट ही हो रहे हैं। लाइक अमेरिका, यूके वगैरह में सब लोग अपने घरों पे वो किट्स लाते हैं, अपनी नाक से वही स्वैब लेते हैं, स्लाइवा लेते हैं, और वो buy it in stores, वो आप अच्छा, तो यहाँ पे भी चंद बड़े मेडिकल स्टोर्स पे वो अवेलेबल है। लास्ट टाइम आई गॉट इट फॉर लाइक 1200 रुपीज़, 1500 भी मिल रहा था, लेकिन बराए मेहरबानी अब ये कीमतें सुन के, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी, बढ़ा ना दिया जाए इस सारे मामले को, इस सिलसिले को। ये रैपिड टेस्टिंग किट्स अपने पास एहतियातन 1-2 रख लें, या होनी चाहिए, या अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही हो तो बजाय इसके कि आप 6,500-7 हज़ार रुपये, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है वो टेस्ट कराना, अमीर हो गरीब हो, को बहुत महंगा लगता है। सो ये रैपिड टेस्टिंग किट्स आप ले लें, और उससे भी 1-2 दिन बाद ज़रा एक्यूरेट रिजल्ट आ जाता है। उसी तरह आपने स्वैब लेना है और उसमें डिप करना है, और वो आपको बता देगा कि आप पॉजिटिव है नेगेटिव हैं। इससे कहाँ 7,500-6,000 रुपये और कहाँ 1,500-1,200 रुपये। और जो लोग बीमार भी हो गए और वो अपना टेस्ट वगैरह नहीं करवाते, अ लॉट ऑफ द टाइम्स यही रीज़न होता है, क्योंकि कौन दे 7,000, बीमार हो गए तो खुद ही 4 दिन के लिए अपने आप को बंद कर लेंगे, लेकिन ये फाइंड आउट नहीं करेंगे कि हमें हम कोविड पॉजिटिव हैं कि नहीं, बिकॉज इट्स सो एक्सपेंसिव। तो ये चीज़ डिटर कर रही है। अच्छा, यू डू रियलाइज इसके अलावा और भी बड़ी बातें हैं जनाब, और अभी बताना हमने आपको ये है कि महंगाई क्या एक नई सूरत में हम सबके सामने आएगी, और हम सबको उससे नबर्द आज़मा होना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत के किसानों की खुशहाली के दावों को
प्रॉबली नजर लग गई है और गंदम की कीमत ने 74 साला रिकॉर्ड तोड़ा है। आटे का बहरान पैदा होने का खदशा है, फूड इनसिक्योरिटी जिसकी बात करते रहे हैं हम। 11 जनवरी 2022 को मुल्क भर में गंदम की ओपन मार्केट रेट 2600 रुपए फी मन यानी फी 40 किलोग्राम हो गए हैं। मुल्क में अब तक गंदम की ओपन मार्केट कीमत कभी इतनी नहीं बढ़ी थी। नतीजे में आवाम को महंगा आटा भी मिलेगा। ये नई सूरत हाल आवाम लिटरली मरे पर 100 दुर्रे मारने के मुतरादिफ है। मरे पर 100, एक तो बंदा मर गया, उसके ऊपर मरने के बाद 100 दुर्रे भी लगाए जा रहे हैं उसे। पहले ही हम पिसे हुए हैं महंगाई में, मजीद इजाफा हो गया है। ये बिल्कुल सही आपने फिट किया है, ठीक फिट किया ना। और पहले ही महंगाई के चक्की में पिस रहे हैं हम लोग और अब तो अपोजिशन की सियासत भी महंगाई के गिर्दी घूम रही है। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान ने बढ़ती महंगाई पर 23 मार्च को होने वाले लॉन्ग मार्च को नागुज़ीर करार दिया। ताज्जुब की बात यह है कि जिस हुकूमत को अपने आम गरीब आदमी का एहसास नहीं और बैनुल-अक़वामी इदारों को और उनका मफाद उनको अजीज़ है, उनके मुतालबात, उनके दबाव पर कानून साजी की जा रही है, ऐसी सूरत हाल में 23 मार्च का लॉन्ग मार्च और भी ज़्यादा नागुज़ीर हो गया है। और इस महंगाई मार्च में पूरी कौम शरीक होगी, इस्लामाबाद की तरफ हम आएंगे। हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं, उन्होंने किस उम्मीद के साथ इस हुकूमत के साथ इत्तेहाद किया था हुकूमत बनाने में, लेकिन उन्हें एतराफ़ कर लेना चाहिए कि वो इत्तेहाद कौम के फ़ायदे में साबित नहीं हुआ। हम उनको भी अपील करते हैं कि वो अब मुल्क की मुफाद के लिए सोचें। मौलाना फजलुर रहमान को आपने सुना। आपको बताएं कि चेयरमैन बिलाल भुट्टो ने असेंबली फ्लोर पर मिनी बजट की वजह से आने वाली महंगाई के तूफान पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। गाड़ी भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा और बाइसिकल्स पे भी टैक्स लगा के आपने बाइसिकल्स को भी महंगा कर दिया है। तो हमारा कंप्यूटर्स पे, हमारा मोबाइल सर्विसेज पे, हमारा इंटरनेट पे, हमारा फ़ोन कॉल्स पे जो इमरान टैक्स लगने वाला है जनाब स्पीकर, ये नौजवान को इस बोझ को उठाना पड़ेगा। नोटिस लिया जाता है मगर जो आप अमली कदम उठाते हैं उसमें महंगाई कम नहीं, महंगाई का इजाफा होता है। वज़ीर आज़म साहब ने अपने मशीरों को और वज़ीरों को बताया है कि पाकिस्तान के अवाम को बताए कि महंगाई है ही नहीं, इन्फ्लेशन है नहीं। जनाब स्पीकर, कितना झूठ भेजेंगे ये लोग। उधर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी मिनी बजट का पार्लियामान में मिलकर मुकाबला करने की यकीन दहानी कराई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। PDM ने ऐलान कर रखा है महंगाई मार्च का, उसके बारे में जो तंजीमी अमूर है उसके बारे में गुफ्तगू होगी और फिर वहाँ पर बाकी जो मुल्क की सूरत हाल है उसके ऊपर भी मुशावरत होगी। जो एक नया तूफान आने वाला है महंगाई का और गरीब आदमी को बेहाल करने का, उसके ऊपर भी हमारी गुफ्तगू हुई है कि हम ऐवान के अंदर मुतअद्दिदा अपोजिशन मिलकर इंशाअल्लाह इसका हत्तुल मक़दूर इसका मुकाबला करेगी। पाकिस्तान इस वक्त, हम हमेशा कहते हैं कि मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस बार यकीनन 74 साल में पाकिस्तान अपने मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। मैंने 74 साल में इससे ज़्यादा PTI से ज़्यादा लागर, नालायक, इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत नहीं देखी। और आपको बताएं कि अपोजिशन के साथ हुकूमती इत्तेहादियों की ज़ुबान पर भी अब तो महंगाई के तस्करे हैं। और गंदम की रिकॉर्ड तोड़ कीमतों की बात करें तो मज़े की बात यह है कि ये पिछले साल की फसल थी और इस साल यानी पिछले साल ऑलरेडी ये चीज़ महंगी हो चुकी है, तो इस साल बिजली तेल महंगा हो गया है। खाद हुकूमती बद इंतज़ामी की वजह से महंगी होने के साथ किसान के लिए नायाब भी हो गई है। वज़ीर आज़म भी कल मान गए खाद की किल्लत है और वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार किसानों को तसल्लियां देते नजर आए। सुनिए क्या कह रहे हैं। फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह इजाफी खाद होगी। फरवरी में मैंने जैसे कहा 44 लाख बोरी इजाफी गोदामों में होगी और मार्च में 80 लाख 82 लाख होगी। तो आप पैनिक बाइंग ना करें। एक पानी जितनी आपको ज़रूरत है, एक पानी की यूरिया वो ख़रीदें और इंशाल्लाह जिन अज़ला के अंदर शॉर्टेजेस हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के साथ मिलकर इंशाल्लाह उन अज़ला में पंजाब के, सिंध के, KPK के, बलूचिस्तान के, उनमें फिल फॉर वो सप्लाईज को हम बेहतर करेंगे। कई अज़ला में ज़्यादा चली गई हैं, कहीं कम है।
यानी घबराना तो पहले ही नहीं था, अब फिक्र भी ना करें। मतलब ये और फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमाद अजहर की तकरीर सुन रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं ये, एनर्जी वगैरह के मामलात पे ज़रा ये उबूर रखते हैं, ये खाद पे भी लेक्चर दे रहे थे, सारी ही चीज़ों पे माशाल्लाह इनको दस्तरस हासिल है अपने तई इनके। और तो हो एक दफ़ा एक एलोक्वेंस के भी एक्सपर्ट हो सकता है ना, पर्सन हु स्पीक्स वेल, मतलब कुछ भी दे दो तो ही जस्ट स्पीक, तो वो उसके एक्सपर्ट हो सकता है। इतना क्या होगा, डज स्पीक वेल। अब वो हक़ाइक़ से कितना करीब है कितना दूर होता है वो तो हमने उसको क्राइटेरिया कभी नहीं समझा। अच्छा, बहरानों में फंसी हुकूमत के सामने गंदम का बहरान तैयार हो चुका है और अगर हुकूमत ने आटे समेत दीगर अशिया पर सब्सिडी का दायरा ना बढ़ाया तो बिजली, तेल और खाद की कीमतें बढ़ने के बाद आपको पता ही है अब जो गंदम की फसल आएगी, यानी वो फसल जो अब बोई गई है वो किस कीमत पर हम सबको दस्तयाब होगी, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। चेयरमैन पाकिस्तान किसान फाउंडेशन महमूद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका बुखारी साहब। इत्तलात ये है कि गंदम की कीमत 2400 रुपए तक पहुंच चुकी है, हिस्टोरिक कीमत है। आटा महंगा होने से आम आदमी तो सर्टनली मुतासिर होगा, लेकिन सर क्या किसान खुश है ये सब कुछ सुन के? क्योंकि हुकूमत यही कहती है कि कीमत अच्छी मिल रही है तो किसान तो बहुत खुशहाल होगा। ये ठीक नहीं है, क्योंकि किसान को तो ये नहीं मिल रहा, ये तो माफियाज ले रहे हैं या इन्वेस्टर जो है जिसने होल्ड किया, स्टॉक किया है, वो ले रहा है। तो हम तो इस बात पे खुश नहीं हैं। किसान को तो वही 1800 रुपये जो है वो मिली है और अब जो है वो मार्केट में 2400 अगर मेरे पाकिस्तानियों को मिल रही है तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है। इस पे कंट्रोल होना चाहिए, इसका मेकनिज़म बनना चाहिए और इसको हुकूमत को देखना चाहिए। जो इदारे हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि गंदम कहाँ कहाँ पड़ी है और किसके पास कितनी पड़ी है, सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो बट हमारे यहाँ कोई ऐसा निज़ाम है नहीं, जो जिसकी मर्ज़ी होती है वो रेट अपनी मर्ज़ी से मुकर्रर कर। अच्छा, वफाकी हुकूमत अब ये बात माने या ना माने, लेकिन खाद की किल्लत का बहरान तो मौजूद है, किसान इससे भी मुतासर हो रहा है, बिजली तेल की कीमतों में इजाफा तो है ही, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामने हैं। तो आप ये बताइएगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी इस बार भी? आप हैरान होंगे कि किसान जो है वो लाइनों में लग के एक एक और दो दो बोरी ले रहा है। अब मुझे इस बात पे बड़ी परेशानी होती है कि किसान एक तरफ उसको गंदम का फ़िक्र है और दूसरी तरफ गन्ने की छिलाई और कटाई में वो मसरूफ़ है और वो सारा दिन लाइनों में लग रहा है। ये वफाकी हुकूमत ने एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें हम भी शामिल थे। तो आप ये देखें कि वहाँ पे ये तमाम बातें जो हैं वो डिस्कस हुई कि ये बहरान क्यों आया, जबकि हम समझते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, मिसमैनेज हुआ है और ये खाद जो है उस वजह से किसान जो है वो जलील हुआ है। दूसरी बात आपने कहा अखराजात तो बढ़ गए। आप ये देखें कि DAP जो 2020 में वो 4000 रुपये की थी और आज जो है वो आगाज़ है 22 का, तो आज वो आप हैरान होंगे कि 10,000 तक वो मिल रही है। और जो यूरिया है वो ब्लैक में तो मिलती है, 2500 में तो आपको फ़ौरन मिल जाएगी, मगर कंट्रोल रेट पे नहीं मिलेगी। ये कैसी शॉर्टेज है? अगर कोई ये बात कहता है तो वो गलत कहता है। मैं समझता हूँ कि इस बात, दूसरी बिजली के रेट्स बढ़ गए हैं। इस वक्त जो बिल आए हैं वो 20 से लेके 40 रुपए तक ज़री ट्यूबवेल्स के बिल आए हैं। इसी तरह आपके जो डीज़ल है उसमें इजाफा हुआ है। तो किसान तो देखें परेशान है। सर्टनली डीजल बढ़ा है, ट्रैक्टर उसी से चलाना है, बिजली है तो ट्यूबवेल उसी से चलना है, तो सर्टनली आई वंडर की कीमत तो बढ़ रही है, लेकिन किसानों तक कितनी ट्रांसलेट हो रही है और किसानों को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है। तो आप सर्टनली नुमाइंदा हैं तो आपने हमें बता ही दिया कि किसान तो ज़रूर परेशान है। अब किसान का खर्च सर्टनली बढ़ा है और आमदन ज़्यादा दरकार होगी। तो अब नए सीज़न में गंदम की सपोर्ट प्राइस आपके ख्याल में क्या होगी या क्या होनी चाहिए? अब यहाँ तक तो पहुँच ही गई है, कुछ है आप लोगों ने एसेस किया इस बारे में? गंदम उस वक्त स्मगल भी होती है और बाहर भी जाती है जब बाहर की मंडी में रेट ज़्यादा हो और पाकिस्तान के अंदर रेट उसका कम रखा जाए तो लामहला वो जो गंदम है वो ज़ख़ीरा होती है और फिर वो बाहर जो है उसकी स्मगलिंग होती है। तो गंदम का रेट जो बढ़ेगा तो किसान के ये जो एक्स्ट्रा अखराजात हैं वो उसके बमुश्किल पूरे होंगे।
तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पिछली दफ़ा हमने ये तारीफ़ की हुकूमत की कि उन्होंने गन्ने का रेट भी बढ़ाया, गंदम का भी बढ़ाया और दीगर फसलों का भी, बट फिर उससे निकला भी किसान से। आप खाद DAP बढ़ने की शक्ल में, बेशक हुकूमत कहती है कि ये बाहर से आती है, आए, मगर किसान को सब्सिडी देनी चाहिए, गंदम का रेट बढ़ाएं, वरना गंदम जो है उसमें मुश्किलात होंगी। और बाहर भी अब फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा हो रहा है और बाहर से मिलना भी मुश्किल है। अगर ये इंसेंटिव देंगे तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेगा और दिल से काम करेगा और मुल्क के अंदर फिर अनाज की कोई कमी इंशाअल्लाह ताला नहीं होगी। सो DAP की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई, उसके ऑल्टरनेटिवली किसानों ने मुबैना तौर पर यूरिया इस्तेमाल करना शुरू की, वो है नहीं हमारे पास ऑलरेडी। अब खुसरो बख्तियार साहब की तसल्लियाँ आपने सुन ली हैं। सो इफ़ यू लुक अराउंड, व्हाट इज़ गोइंग वेल वैसे अराउंड अस? कभी कभी इंसान सोचता है ना कि गैस हमारे घरों में नहीं आ रही, बिजली के बिल हमसे सर्दी में नहीं अफोर्ड हो रहे, लिटरली। कभी हमने सोचा था जो बिल अब हमें सर्दी में बिजली के मौसूल हो रहे हैं कि ये आएंगे सर्दियों में? It has become unaffordable almost. Because everything is on बिजली now, मतलब आपके गैस तो आ नहीं रही, तो हर चीज़ आपने इलेक्ट्रिकली ही करनी है ना, गर्म करनी है या जो भी, everything itself is on that। तो so पेट्रोल हमसे नहीं डलवाया जा रहा, सब कुछ ही महंगा है, तो हम क्या करें वैसे? वेलकम बैक। एक केस जिसने हमें इनिशियली जो अपडेट आई थी बड़ा डिस्टर्ब किया हुआ था और हम आपस में भी इसके बारे में बात कर रहे थे कि कब तक ये चलता रहेगा कि बासर मुलजमान हो, चाहे वो कत्ल के मुकदमात हो, चाहे ये इस किस्म के इंसिडेंट्स हों कि बासर मुलजमान अपना असर दिखाते हैं या पैसे का इस्तेमाल करते हैं और जो अग्रीब पार्टी है वो उन्हें मुआफ कर देती है। तो फिर आपको जल्दी से बता दें बात क्या हो रही है। इस्लामाबाद में उस्मान मिर्जा के हाथों तशद्दुद और हरासानी का निशाना बनने वाली मुतासरा लड़की के पीछे हटने पर वफाक ने केस में खुद फरीक बनने का फैसला किया है। बहुत जबरदस्त बात है और इसी पे हम बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, बड़े काबिल सताइश फैसला है और हम सब इसी बारे में परेशान थे कि भाई अब क्या होगा, लेकिन ये एक केस है, इस तरह के और भी केसेस होते हैं और अल्टीमेटली कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? इस सिलसिले में कोई बाकायदा बाज़ाब्ता कानून साजी आपका ख्याल है होनी चाहिए? कानून में तो कोई इतना सुकम नहीं है, कानून तो बड़ा सीधा सीधा है। वो तो कहते हैं कि जी आप देखेंगे, अव्वल तो 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो, 24 घंटे में नहीं होती तो 14 दिन में हो, और उसके बाद ट्रायल हो और सजा होनी चाहिए। अब हम अब नई हम क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स जो हैं वो तकरीबन अब मुकम्मल हमने कर ली हैं इंशाअल्लाह ताला। मेरे ख्याल इन वीक और 2 वीक्स नई अमेंडमेंट्स हम ला रहे हैं जिसमें काफी और इसको जो है वो हमने एलेबरेट किया है। लेकिन देखिए सच्ची बात ये है कि ये तो प्रोसिक्यूशन का और जो मजिस्ट्रेट है और जो जज है, और दूसरा ये मुझे समझ नहीं आता कि ये जो मुकदमात है, अब ये केस अभी हम बात करें फिर GT रोड का आपको याद होगा जो रेप केस हुआ था, इसी तरीके से और जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं इनको तो वो केसेस जो गैर मामूली केसेस हैं वो सेशन जजेस को चाहिए कि उनको एक इम्पोर्टेंस उनकी महसूस करें और उनको खसूसी तौर के ऊपर अब ये केसेस तो डे टू डे चलने चाहिए। ये नूर मकदम वाला केस है या ये उस्मान मिर्जा का केस है, GT रोड का केस है, फिर ये सियालकोट का केस है। अब ये मेरा तो ख्याल है कि जो मुतल्लिका चीफ जस्टिस हैं उनको लाजमन चाहिए कि प्रोसिक्यूशन को और इसको देखें। अब हमने इसमें जो नया लॉ ला रहे हैं उसमें तो हमने ये कहा है कि जो क्रिमिनल लॉ है उसमें जज जो है वो हर महीने तहरीर करेगा कि वो क्या वजह है कि वो ट्रायल मुकम्मल नहीं हो रहा, और अगर प्रोसिक्यूशन की वजह से नहीं हो रहा तो वो हुकूमत को लिखेगा, और अगर वो जज की वजह से नहीं हो रहा तो फिर चीफ जस्टिस को लिखेगा। तो कोशिश है बस इसके लिए कानून की भी इतनी जरूरत नहीं होनी चाहिए, खुद भी कुछ सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए। मेरा ख्याल है कि कल जैसे अब ये उस्मान मिर्जा केस में बड़ी डिस्टर्बिंग खबर है, तमाम लोग ही बड़े मायूस हुए कि ये क्या है, ये तरीका है, कितना सबके सामने हो गया और आखिर में वो स्टेटमेंट हो गई और अल्लाह खैर सल्ला। रियासत इस तरह तो नहीं चल सकती कि अपनी कोई रिट ही ना हो, कानून में सजाएं ना हो। साहब, आपको लगता है कि इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं उस पर भी जांचना चाहिए कि आखिर क्यों कोई भी कमजोर आदमी ये मजबूर हो जाता है करने पे, चाहे उसका कत्ल हुआ हो, चाहे उसका बेटे का हुआ हो, चाहे उसके साथ ये ज्यादती हुई है, उस लड़की के कपड़े फाड़े गए हों। अल्टीमेटली सर्टनली कोई भी खुशी से तो ये सब कुछ नहीं करता होगा, कुछ ना कुछ
टैक्टिक्स हथकंडे तो इस्तेमाल किए जा रहे होते होंगे, चाहे वो किसी ऐसे कानून का, चाहे वो किसी ऐसे कानून का या पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है या कोई डराया धमकाया जा रहा है। आपको लगता है कि इसका तो एक अलहदा मुकदमा बनना चाहिए कि भाई व्हाट हैपेंड हियर? और नहीं, डराने धमकाने के ऊपर तो डेफिनेटली, वो इंटिमिडेशन के ऊपर वो तो एक अलग ऑफेंस है। लेकिन ज्यादातर लोग जो है, जैसे इस केस में भी जो पुलिस का यही है कि जो खातून है उसने, क्योंकि 2 साल पुराना वक़ूआ है, वो भी थक गई होगी ना। मसला ये है, देखें आप, इतना अच्छा जो लोग हैं उनको अगर लटकाते रहेंगे तो आखिर वो वैसे थक जाएंगे। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने कंपनसेशन ले लिए और अब वो कह रहे हैं कि हम इंटरेस्टेड नहीं है। बट असल प्रॉब्लम ये है कि देखिए, इंडिविजुअल का इशू नहीं है। जब क्राइम जो है वो रियासत का काम है कि वो आखिर तक उसके इंजाम तक उसको पहुंचाए। ये जो क्राइम होता है, इट्स एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। इसलिए आपने देखा होगा कि तमाम क्रिमिनल केसेस जो हैं वो रियासत बनाम प्राइवेट बंदे के होते हैं। इसमें जो होता है ये इंडिविजुअल के नाम से नहीं होते। सो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो रियासती मशीनरी है वो इस तरह के मुकदमात को अपने इंजाम तक पहुंचाए। लेकिन फवाद, उसमें यह भी होता है कि अगर तो कोई इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस हो, अगर मुद्दई हुकूमत खुद बन जाए तो फिर कोई चांस होता है कि शायद इसका सही अंजाम, इस केस का वर्डिक्ट जो है वो ठीक निकलेगा, फेयर निकलेगा। लेकिन अगर हुकूमत ना इन्वॉल्व हो, और ऐसे बहुत बेशतर ऐसे केसेस हैं ऑल ओवर द कंट्री, तो उनका एंडिंग क्या हो, उनका अंजाम क्या होगा, वो हमेशा डाउटफुल रह जाता है। तो इतना होना नहीं चाहिए। क्या आप कहेंगे कि हुकूमत खुद इन्वॉल्व हो तो इट्स बेटर? देखिए, हर क्रिमिनल केस में हुकूमत इन्वॉल्व होती है और केस जो होती है वो एक्चुअली रियासत की तरफ से होता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे यहाँ जो एक लेथार्जी है सिस्टम में, जहाँ पे एक सुस्त रवि है, उससे जो नीचे के इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना जो काम है, जब तक हमने एक्चुअली ये मतलब एक लंबी डिबेट है जो हमारे मीडिया में भी ऐसा होती नहीं है, जितना टाइम ही मिलता है। लेकिन ना, जो हमारा पुलिस एक्ट था उसमें जो तरामीम हुई है, जो जब तक मुकामी सतह के ऊपर यानी थानेदार है, फिर मुकामी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर है, वो लोगों के निज़ाम मजबूत ना हो तो फिर उससे प्रॉब्लम्स आती हैं। वो हमारे बड़े कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन बहरहाल ये जो मुकदमा है इनमें इंशाअल्लाह ताला, ये कल प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने ये बात आई थी और प्राइम मिनिस्टर ने इसका बड़ा सख्ती से नोटिस लिया। उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को और इंटीरियर मिनिस्ट्री दोनों को कहा कि आप इसके ऊपर बैठे, और ये कतई तौर पे नहीं होना चाहिए कि ये लोग इस तरह से बच के निकले। इससे बहुत जो डू यू फील फवाद साहब के ये जो कॉम्पनसेशन वाला मामला है, इस पे भी अब तमाम स्टेक होल्डर्स को प्रॉब्ली मिलके बैठना चाहिए? क्या हम इसको इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इस्तेमाल कर रहे हैं? अक्सर इस कानून का सहारा लिया जाता है। मेरा ख्याल है कि हमारे उलमा भी बैठे हैं और हमारे इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भी बैठे हैं। क्या इस किस्म की कोई सोच है? वो भी अब्दुल्ला, ये देखिए उसमें बड़ा वाज़ेह है। फसाद फिल अर्ज़ जो है वो एक बड़ा एलेबोरेट कॉन्सेप्ट है इस्लामिक लॉ का, और फसाद फिल अर्ज़ में ये है कि वो मुकदमात जिनसे जो एक अमूमी रियासती अमन मुतासर होने का और एक परसेप्शन का हो, उसके ऊपर आप कंपनसेशन अलाउ नहीं होती, ना ही उसमें इस तरह से सुलह हो सकती है। हमारे यहाँ तो कत्ल के भी केसेस जो हैं इस तरह से, इवन उनमें भी फसाद के लफ्ज़ को इग्नोर कर दिया गया। लेकिन अब खैर इसके ऊपर जुडिशरी ने काफ़ी मैं समझता हूँ कि अच्छे, जो सुपीरियर जुडिशरी ने इस पर अच्छे फैसले दिए हैं हालात लिया ने, उसके बाद ये मामला काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है। फसाद के लफ्ज़ में जो मुकदमात आते हैं उनमें कंपनसेशन जो है उससे मामला हल नहीं होता, उसमें सजा ही होनी। अच्छा, लास्टली फवाद साहब, आपने अभी कहा कि हमारा जो थाना सिस्टम है सर्टनली उसकी कोताहियाँ हैं, प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं है, और आप लोग बरसर इक़्तिदार आने से पहले केपी के निज़ाम की बड़ी मिसाल दिया करते थे कि वहाँ पर पुलिस में एक तब्दीली देखी गई और फिर पंजाब में भी उसकी कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं रही। और चूँकि आपका ताल्लुक़ पंजाब से, आपका हल्का है, आपके लोग हैं, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि अब काफ़ी अरसा गुजर गया, आपके ख्याल में क्या दोबारा वो कोशिश की जाएगी? अभी आपने खुद ही कहा कि हमारी वो कमज़ोरियाँ हैं, तो वो कमज़ोरियाँ दूर करने के लिए ही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों ने वोट दिया था सर।
नहीं, ये बात ठीक है। एक तो हम ला रहे हैं ये अब CRPC में, और इसमें तो बड़ी तरमीम है वो तैयार हो गई है इंशाल्लाह ताला। अगले 2 हफ्तों में उसके ऊपर काफी काम किया है, काफी लोगों ने मिलके, और उसमें लॉ मिनिस्टर साहब ने बड़ा उस पर काम किया है, और उसमें बाकी मैंने भी काफी अपना इनपुट दिया है, शहजाद अकबर साहब ने, बाकी लोगों ने, डॉक्टर शीनी मजारी ने। तो इंशाल्लाह ताला ये नई अमेंडमेंट्स जो है ये अभी आएंगी, उससे काफी फर्क जो है वो पड़ेगा। लेकिन असल नुक्ता यही है, बुनियादी जो इस्लाहात हैं वो आपने मुकामी इस्लाहात करनी है, जिसमें आपकी जुडिशरी जो क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स हैं वो उनके जो मुकामी आपका मजिस्ट्रियल प्रिजन रिफॉर्म्स हैं, मजिस्ट्रियल रिफॉर्म्स हैं और पुलिस रिफॉर्म्स हैं। ये 3-4 रिफॉर्म्स इकट्ठी जो हैं वो लानी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये मैं समझता हूँ कि हमें जितना तेजी से इसकी तरफ सूबों को चाहिए था कि इसके ऊपर तेजी से काम करते, बट अनफॉर्चुनेटली वो उतनी तेजी से काम नहीं हुआ। और ये तो इसमें 126 नंबर के ऊपर अगर हमारा जस्टिस परसेप्शन है तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग रॉन्ग। आई थिंक जुडिशरी को, सूबों को और लॉ मिनिस्ट्रीज को सर जोड़ के बैठना चाहिए। जिस मुल्क में इंसाफ के ऊपर लोगों का यकीन ना हो, उसके ऊपर वो बाकी मामला तो पीछे रह जाते हैं। तो इसमें कोई शुबा नहीं, आप सही कह रहे हैं, इस पर डिले हुआ है और नहीं होना चाहिए। शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब। शुक्रिया। एटलीस्ट थोड़ी सी तसल्ली इस बात से होगी, क्योंकि जब से उस्मान मिर्ज़ा का जो अपडेट कल की थी तो बहुत ही दिल उदास था कि इतना पब्लिक हो के कोई चीज़ भी अगर अपने अंजाम तक ना पहुंचे और रिट्रैक्ट करना पड़े किसी को, ऑब्वियसली इंटिमिडेशन या व्हाटएवर द रीजंस माइट बी। सो गुड ऑन द स्टेट फॉर बीइंग टोटली इन्वॉल्वड इन इट। अर्थ वाला है ना कि ज़मीन में जिस वाक़े से फसाद फैल रहा है, कत्ल के मुकदमात, मतलब शाहजेब खान केस से ज़्यादा बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि फसाद नहीं फैला? क्या एक दहशत नहीं थी सबके दिलों में उस वाक़े की? और फिर ऐसे में अब चूंकि इस पॉइंट को मलूज़ खातिर रखा जा रहा है और इन मामलात में कॉम्पनसेशन नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। और सबसे बड़ी बात है, मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग उस लड़की की फैमिली, जो उस्मान मिर्ज़ा केस की हम बात कर रहे हैं, उस लड़की की फैमिली पे कितना प्रेशर होगा। और जब हुकूमती रहनुमा आके इस किस्म की बात करते हैं, जिस तरह फवाद चौधरी हमसे बात कर रहे थे अभी कि वी विल मेक श्योर कि इसका जो अंजाम सही निकलना चाहिए वो ही आए, एंड वी आर गोइंग टू बी अ पार्टी टू इट, तो बड़ी हौसला अफजाई होती है। और ये भी बता दूं, उस्मान मिर्ज़ा एक है जो एक्सपोज हो गया, ऐसे कितने हैं जो अपने आप को फन्ने खान समझते हैं और ये सारी हरकतें करते हैं। क्योंकि हमें रोज तो नई एक खबर सुनते ही इस बारे में। अच्छा जी, ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक। इससे पहले हम बात कर रहे थे किसानों के इशूज़ की, और महमूद बुखारी साहब जो किसानों के नुमाइंदा हैं हमें बता रहे थे कि भाई हालात तो बहुत मुश्किल हैं और किसान तक तो ये जो फ़वाइद, जो कीमतें बढ़ने के हैं, ये पहुँच नहीं रहे हैं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमशेद चीमा साहब ने हमें ज्वाइन, हमने कहा ज़रा हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहिए। चीमा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इतलात है कि गंदम की कीमत जो है वो 2600 रुपये मन तक पहुँच गई है। तो हुकूमत ने वजूहात चेक करवाई हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो ये आप हमें एक्सप्लेन कर दें। गंदम की आप कह लें कि जो इंटरनेशनल कीमत है वो कोई $328-330 है, और उसके हिसाब से कोई इंटरनेशनल कीमत कोई 2600-2700 रुपये के लगभग है। इसमें पंजाब गवर्नमेंट जो है और KP गवर्नमेंट, यहाँ पे सरकार ने गंदम, गवर्नमेंट ने ज़्यादा ख़रीदी थी, फूड डिपार्टमेंट ने ख़रीदी थी गंदम, और अपने जो शहरियों को जो सस्ता रेट 1950 रुपये पे हम दे रहे हैं। लिहाजा यहाँ पे ओवरऑल गंदम उस तरह उतनी महंगी नहीं हुई, या आटा उतना महंगा नहीं हुआ। लेकिन सिंध में गवर्नमेंट ने गंदम बड़ी थोड़ी ख़रीदी थी और उनकी कंजम्पशन ज़्यादा है, लिहाजा वो ओपन मार्केट का सिस्टम चल रहा है। सेम लाइक बलूचिस्तान में भी गवर्नमेंट ओपन सिस्टम ही चल रहा है। उस तरह गवर्नमेंट आटा पूरा नहीं कर रही या एक रेट कंट्रोल नहीं कर रही। लिहाजा आटे की जो पोरस बॉर्डर या विद इन कंट्री मूवमेंट होती है, तो जो गवर्नमेंट अपना महकमा फूड से फ्लोर मिल गंदम लेता है, वो तो 1400 रुपये का 20 किलो का अपना 1100 रुपये का 20 किलो का थैला बेचता है, बाकी वो आगे पीछे बाहर भेज देते हैं। सो जिन लोगों की भी क्रशिंग ज़्यादा है फ्लोर मिलों की, ओपन मार्केट से लेते हैं। अच्छा चीमा साहब, ओपन मार्केट आजकल आपको पता ही है यूरिया DAP का मसला है, बिजली तेल महंगा हो गया है, खाद वैसे मिलेगी जैसे मिल रही है, तो लागत तो बढ़ेगी। आप नहीं समझते कि आने वाला सीज़न तो और ज़्यादा मुश्किल होगा हम सब के लिए? जो कंज्यूमर है, आटा, गंदम, ये अजनास हमें और महंगी मिलेगी सर।
लक्की कि हमारे पास अपनी प्रोडक्शन है, यूरिया में हमारी अपनी प्रोडक्शन है। बेशक बाहर इसका रेट $900 है या $950 $1000 है, लेकिन हम अपने किसान को $170 की यूरिया दे रहे हैं। तकरीबन 6 गुना 5 गुना सस्ती हम दे रहे हैं, वो उसको मिल रही है। DAP जो इंपोर्ट होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, वो महंगी होती रही है, हुई है महंगी। उसमें हम सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन वो सब्सिडी डाल के भी या सब्सिडी शामिल करके भी खाद फार्मर को सस्ती पड़ती है। लेकिन अगर ओवरऑल हम सिनेरियो को देखें तो सारी खादों का जो रेट मिला के बढ़ा है, या तेल और बिजली जो चीज़ें जो बढ़ी हैं, ये 6 को 7,000 रुपया 7-8 हज़ार रुपया उसकी पर एकड़ कास्ट बढ़ गई है। गंदम उगाने की, चावल उगाने की उसकी फ़ी एकड़ कास्ट जो है 7-8 हज़ार रुपया फ़ी एकड़ बढ़ गई है। लेकिन जब उसकी प्रोड्यूस देखते हैं तो प्रोड्यूस अगर हम 2018 में देखें तो 2018 में तकरीबन उसका 1200 रुपये के लगभग किसान को रेट मिलता था। फिर हम 2020 में देखें या 21 में देखें तो उसकी 1800 रुपये की बिकी थी, उसको बड़े अच्छे मुनाफे हुए थे। इस साल जो अंदाज़ा है कि उसको 300 या 400 रुपये रेट उसका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर 40 मन उसकी गंदम निकलती तो 16,000 रुपये तकरीबन उसकी आप कह लें कि पर एकड़ मुनाफा बढ़ जाएगा, पर एकड़ उसकी प्रोड्यूस की या उसकी ग्रास इनकम जो है वो उस पर 16,000 रुपये बढ़ जाएगी। क्या फ़ायदा होगा आवाम और डॉलर की कीमत को आप कंपेयर कर रहे हैं और वो आप कोट कर रहे हैं, डॉलर वैसे ही बढ़ता चला जाता है तो मतलब और ज़्यादा हम पे मुश्किल ही बढ़ेगी। And we're going to see you in the next hour of Geo Pakistan. Good morning, stay with us. Welcome, Assalamu alaikum. If you guys are just joining us, you are watching Geo Pakistan with me, Huma. अब्दुल्ला। और मैं आपसे ये कह रहा था कि कभी कभी वैसे ही किसी खाने की क्रेविंग होती है ना, और बस हो रही है। सुबह सुबह क्या क्रेविंग हो रही है? शवारमा खाने का दिल चाह रहा है। नाइस, नॉट बैड। लेकिन ऑथेंटिक शवरमा, भाई यहाँ कराची में ऑथेंटिक शवरमा कहाँ से मिलता है जिसकी वो तुर्श फील और वो टेस्ट वगैरह भी हो, एग्जैक्टली जो कि सही वाला हो, क्योंकि यहाँ बहुत काइंड ऑफ है लेकिन वो खोल के देखना पड़ता है, इतनी सब्जियां बीच में डली होती हैं। अच्छा, आई डोंट लाइक फ्राइज एंड शवारमा, तो ऑथेंटिक में होते हैं शायद, है ना? इवन व्हेन आई वाज लिटिल यू नो, और जब मैं अबू धाबी में रहती थी तब भी फ्राइज डालते थे, और लेकिन वो उसमें इतनी लवाजमात नहीं होती थी, बस उनकी वो सॉस होती थी, चिकन होता था और फ्राइज होते थे और बहुत अच्छा था। अब मुझे भी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत से इश्यूज हैं जो हमारी अटेंशन मांग रहे हैं और बड़ा कुछ दुनिया में हो रहा है, और हम शुरू करते हैं। आपको बताएं कि हुकूमत ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए अमली इकदाम जो हैं वो शुरू कर दिए हैं, और नवाज शरीफ को लाने और शहबाज शरीफ को दोबारा जेल भिजवाने के लिए वफाक ने पंजाब से राय मांग ली। नवाज शरीफ की सेहत बेहतर होने की सूरत में इनके डॉक्टर से राब्ते का फैसला, ये सारे फैसले अभी हुआ कुछ नहीं है, बस हम बोल रहे हैं कि सब कुछ हम करेंगे, को वापस लाएंगे और शहबाज शरीफ साहब को अंदर ले जाने की तैयारी हो रही है। साथ हम आपको ये भी बताएं कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए अटॉर्नी जनरल को दरख्वास्त जो है वो तैयार करने की हिदायत भी दे दी। ये सारी लफ्सी बातें हो रही है कि बस ये कर लेना, तुम वो कर लेना, पकड़ रहे हैं तो हो जाएगा फिर। और साथ ही वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मंगल को कहा था कि शहबाज शरीफ ने बीमारी का ड्रामा रचाकर नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर निकाला, शहबाज शरीफ ने फ्रॉड किया, उन्हें जेल भिजवाएंगे। अब एग्जैक्टली क्या कहा सुन लें। शहबाज शरीफ जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने अदालत से रुजू किया और उनकी शख्सी एफिडेविट के ऊपर नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क से बाहर गए। 17 महीने हो चुके हैं कि नवाज शरीफ का बाहर जाना एक मुकम्मल फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन थी। 2 दफ़ा पाकिस्तान की एम्बेसी ने रब्ता किया शरीफ फैमिली से, दोनों दफ़ा उन्होंने जो रिपोर्ट्स हैं वो शेयर करने से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ जो हैं वो एक मुकम्मल जिम्मेदार हैं और इस फ्रॉड में वो मुकम्मल तौर के ऊपर मुलव्वस हैं। अटॉर्नी जनरल को हदायत की है वफाकी काबीना ने कि वो लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ को तलब करके, क्योंकि उन्होंने जाली बयान हल्फी दिया है और ये आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी है, शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जाए। जनाब ये तो इरादे उन्होंने बता दिए हैं साफ साफ। ये बात भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि साबिक वज़ीर आज़म अदालती हुक्म के साथ हुकूमत की इजाज़तनामे से ही बाहर गए थे। सो अगर वो कहते हैं कि जी उन्होंने फ्रॉड किया था, तो आप इतने नन्हे थे कि सारे इस ड्रामे में आ गए। उस वक्त भी जब जाने दिया था ना, तो हम काफ़ी ये सवाल कर रहे थे कि और हुकूमत का अपना मेडिकल बोर्ड था,
हुकूमत का अपना मेडिकल बोर्ड था, पंजाब हुकूमत का, और सारे खुद टेस्ट रन किए थे। फाउल नाउ बिकॉज़ हर चीज आपकी तरफ से हुई, तो फिर हुकूमत अब अदालत में अपने साथ होने वाले फ्रॉड को कैसे साबित करेगी, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। शरीफ खानदान के लिए सिर्फ यही नहीं, एक और मुश्किल खड़ी भी हो सकती है, और सरकारी फंड्स में खुर्द बुर्द के केस में अदालत ने शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और दामाद इमरान यूसुफ को इश्तिहारी करार देते हुए वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। दोनों की जायदाद जब्त करने का भी हुक्म आ गया है, और एक तरफ नवाज शरीफ के लिए हुकूमत कानूनी रास्ता ले रही है, तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की फैमिली के खिलाफ अदालती अहकामात जाहिर कर रहे हैं कि शरीफ खानदान के लिए कानूनी चैलेंजेस अब भी यानी कि कम नहीं हुए, नहीं बल्कि इनफैक्ट वो हर रोज़ कोई नई चीज़ ही सामने आ जाती है। ज़रा लीगल एक्सपर्ट से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हुकूमत के पास भी क्या ऑप्शंस हैं और क्या किया जा सकता है। सलमान अकरम राजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सलमान साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए अदालत जाएंगे, इस पर अमल भी शुरू कर दिया, बहुत से डायरेक्टिव्स भी दे दिए, तो इस मामले में शहबाज शरीफ जामिन बताए जा रहे हैं। अगर हुकूमत इस केस की तरफ आगे बढ़ती है तो क्या शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, मतलब ही विल बी कॉल्ड, क्योंकि वो जमानत तो उन्होंने दी थी। देखिए, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि मियां शहबाज शरीफ ने अदालत में क्या एफिडेविट दिया था। वो एफिडेविट अगर आप देखें तो उसमें सिर्फ इतना ही लिखा है कि वो मावनत करेंगे हाई कमीशन की कि वो उनके जो मेडिकल रिकॉर्ड हैं लंदन में वो हासिल कर सकें। उसमें ये लिखा है कि अगर लंदन में जो डॉक्टर हैं उनकी इजाजत होगी तो मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे। लिहाजा उसको अगर आप और मुतालिया करें उस एफिडेविट का, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं जिसमें मियां शहबाज शरीफ ये कह रहे हों कि उनके पास ये ताकत है कि वो मियां नवाज को लंदन से पाकिस्तान वापस ला सकेंगे और ये कि वो उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे। उनका जो रोल उस एफिडेविट में सामने आता है वो एक माविन का रोल सामने आता है कि वो मावनत कर देंगे, मेडिकल रिकॉर्ड्स की हद तक वो दरखास्त कर देंगे अपने भाई से या लंदन के डॉक्टर से कि रिकॉर्ड दे दिए जाएं। और मुझे ये इत्तला है कि मेडिकल रिकॉर्ड जो हैं वो अदालत आलिया में लाहौर हाई कोर्ट में किए जा रहे हैं फाइल। तो उसके बाद मुझे नहीं नजर आता कि मियां शहबाज के हवाले से क्या कोई ऐसा ऑर्डर अदालत कर सकेगी जिससे उनके हवाले से कोई तालीम कार्रवाई। अच्छा, अब वापस लाने का तो बात हो गई, लेकिन जाने का भी एक हिस्सा है ना। अब सलमान साहब, साबिक वज़ीर आज़म अदालती हुक्म के साथ साथ हुकूमत की इजाज़त से ही सर्टनली गए थे, ऐसे तो चले गए नहीं थे। अब हुकूमत ये कहती है कि इन्होंने तो हमारे साथ फ्रॉड किया था। अब क्या ये इनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि ये अदालत में साबित करें, जिसकी वजह से फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने तो फ्रॉड किया था, मिली भगत थी, उन्हें तो इस पे जेल में होना चाहिए। वुड दैट बी इजी, वुड दैट बी इवन पॉसिबल फॉर देम कि ये साबित कर सकें अदालत में कि ये फ्रॉड हुआ था? जब वो हुक्म हुआ था कि उनको बाहर जाने दिया जाए तो उस हुक्म में सिर्फ अदालतें नहीं, हुकूमत भी शामिल थी। हुकूमत ने उनका नाम ECL से हटाया था, किसी ने मजबूर हुकूमत को नहीं किया था कि उनका नाम ECL से हटाया जाए। और हटाने का जो उस वक्त जवाब था वो यही था कि जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तानी डॉक्टरों ने, यहाँ की लेबॉर्ट्रियों ने मुहैया की थी, उनकी बुनियाद पर एक फैसला किया गया था कि उनको बैरून मुल्क जाना चाहिए। तो अब तो ये साबित किया जाए कि पाकिस्तान में जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी, जो डॉक्टर साहिबान थे, जो बोर्ड खुद हुकूमत का तश्कील करता था, उसके हवाले से कोई शिकायत की जाए, तफ्तीश की जाए। उससे हट के ये कहना कि उस वक्त फ्रॉड हुआ था, वो तो मेरा ख्याल है मुश्किल है। ये जा सकता है कि उनकी सेहत अब कैसी है, उसके हवाले से जो अब उनके मालिज हैं लंदन में, जो उनकी राय है, जो उनकी रिपोर्ट है, मेरा ख्याल है वही फौकियत हासिल करेगी। देखना होगा कि वहाँ मतलब उनके मालिजीन हैं, उनकी क्या राय है। अच्छा, ये सारी बातों से एक और बात भी आई है जो कि इस केस से थोड़ा हटकर है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को अक्सर जिन मुल्ज़मान की तलाश होती है वो बरतानिया में ही मिलते हैं, लेकिन उन्हें लाना इसलिए मुमकिन नहीं होता कि हमारे मुल्ज़मान के तबादले का कोई मुआहदा नहीं है यूके के साथ। तो अब ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो होती है ये हमारी क्यों नहीं है यूके के साथ? तो अभी तक ज़रूरत तो हमें बहुत नज़र आई है इसकी, लेकिन अभी तक ये ट्रीटी हमने क्यों नहीं कोई फॉर्म की यूके हुकूमत के साथ? जरूरत तो बज़ाहिर है ऐसे मायदे की। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी बरतानिया में आबाद हैं और आप ठीक फरमा रही हैं। कई औकात हमने देखा, कई दफा ये हुआ
के मुल्ज़िमान यहाँ से वहाँ चले गए। लेकिन किसी मायदे का होना वो सिर्फ एक मुल्क की ख्वाहिश पर तो मुनहसर नहीं है। दोनों ममालिक की जब तक ख्वाहिश ना हो, रजामंदी ना हो, मायदा नहीं हो सकता। लेकिन मायदे की गैर मौजूदगी में भी ये मुमकिन हुआ करता है कि एक मुल्क मददूब अफराद को दूसरे मुल्क के हवाले कर दे। लेकिन वो जाहिर है उस मुल्क की फिर एक कानूनी उनकी ये ऑब्लिगेशन नहीं है, उनके ऊपर ये कानूनी बात नहीं है। वो ये देखेंगे, वो तमाम सूरत हाल का जायजा लेते हुए कि क्या किसी शख्स को वापस भेज देना चाहिए उसकी मर्जी के खिलाफ या नहीं भेजना चाहिए। वहां वो देखते हैं बुनियादी हुकूक के हवाले से कोई अंदेशा नहीं है कि उसके वतन मुल्क में उसके साथ कोई ज्यादती होगी या दीगर किसी ज्यादती का अंदेशा तो नहीं है। ये तमाम बातें सामने रखते हुए अपने कानून के तहत मायदा ना होते हुए भी किसी को वो भेज सकते हैं वापस। लेकिन बेहतर यही है कि कोई मायदा हो और दोनों ममालिक आपस में बैठकर वो टर्म्स जो हैं उन पे इत्तफाक पे जिनकी बुनियाद पे ऐसा मायदा किया जा सकता है। बेहतर तो यही है कि मायदा हो ही जाए तो बहुत ही अच्छा हो। 74 साल सलमान अकरम राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये हमने सवाल इसलिए किया था क्योंकि आप लोग भी ऑफ कोर्स जो कीन व्यूअर्स हैं और जो पॉलिटिक्स इसको करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, दे वुड नो कि कितनी ज़रूरत है, स्पेशली विद यूके। लॉट ऑफ पीपल वी वांट आर ओवर देयर। इसमें मुआहिदा नहीं है, इसलिए लॉट ऑफ पीपल दैट वी वांट गो ओवर देयर ना। मुआहिदा हो मतलब और जगहों के क्यों नहीं जाते कहीं। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून आपको पता ही है कुछ दिनों से नवाज शरीफ की वतन वापसी की बड़ी बातें कर रही है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने भी जल्द सियासी धमाके की पेशगोई की थी, याद होगा आपको। लेकिन लंदन में इस वक्त तक तो खामोशी नजर आ रही है। नून लीग के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ भी इस बारे में बात करते रहे हैं। इस वक्त जावेद लतीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जरा पूछ लेते हैं। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के लतीफ साहब, आप समेत मुस्लिम लीग नून के अक्सर रहनुमा ये कहते रहे हैं कि वक्त का तकाजा है कि बड़े मियाँ साहब वापस आए। अब फिर एक तरह से ऐलानात भी हमें लगता है कि हो रहे हैं कि भाई जल्द, चंद हफ्तों की बात है, महीनों की भी नहीं है, लेकिन लंदन से कोई प्रोग्रेस होती नहीं है। तो क्या अभी हम समझें कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया है? नवाज शरीफ का जो बयानिया है, नवाज शरीफ की जो लीडरशिप है, पाकिस्तानी की कौम आज जान रही है कि मोहसिनों को बुलाया नहीं जाता, दुश्मनों को भी बुलाया नहीं जाता। पाकिस्तानी कौम जो है वो नवाज शरीफ को अपना मोहसिन समझती है। वो समझती है कि आज दफाई लिहाज से जो हम मजबूत हैं या सेफ हैं, उसकी वजह भी नवाज शरीफ है। और पाकिस्तान की मईशत जो इन्होंने 4 सालों में बेड़ा गर्क कर दिया, वो भी अगर संभालने की कोई सलाहियत रखता है, तजर्बा रखता है, जिस पर दुनिया एतमाद करती है पाकिस्तानी कौम के अलावा भी, वो नवाज शरीफ हर 2 शक्ल में पाकिस्तान आएंगे। और जो ये कहते थे डील करके नवाज शरीफ आए हैं या गए हैं, तो वो स्टेटमेंट DGISPR की जो बयान है उसके बाद मेरा ख्याल है वो बहस ख़त्म हो गई। और नवाज शरीफ पाकिस्तान में आइन कानून की बालादस्ती के लिए जो जद्दोजहद कर रहे थे, उसकी बालादस्ती के लिए पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आएंगे। और ये हफ्तों में बार बार हम बात कर रहे हैं, ये हफ्तों की बात है। आपने फिर वही बात रिपीट कर दी, मतलब फिर से स्पेकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी कि अब वो चंद हफ्तों की अगर बात होगी तो कब आएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी फैसले अपनी जगह, जो भी आप कह रहे हैं, हुकूमत आपका इंतजार अब नहीं करेगी। और इसी हफ्ते अदालत को अप्रोच भी करने का उनका फैसला हो गया है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए वो अदालत जाएंगे। तो अगर मुस्लिम लीग नून की भी यही ख्वाहिश है तो आप हुकूमत की मुखालफत तो नहीं करेंगे अदालत में? क्योंकि आप भी तो यही कह रहे हैं कि आप भी कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं, तो फिर इसी तरह से बदकिस्मती है कैसे लोगों को बिठा दिया गया इस रियासत की जिम्मेदारी दे के कि जिनको ये इल्म नहीं कि अपने अदारों पर जब वो अदम एतमाद करते हैं, जब वो मेडिकल रिपोर्ट को बोगस कहते हैं हुकूमत में होते हुए भी, तो दुनिया के ममालिक के लोग जो वहाँ बसते हैं वो क्या सोचते होंगे पाकिस्तान के अदारों के मतलब। और जहाँ तक इनके वज़रा की स्टेटमेंटों का तल्लक है, बार बार जो रोज़ बयान बदलते हैं, ये तो ख़ुद ख्वाहिश रखते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर रहें ताकि हम हुकूमत के मज़े लेते रहें। मगर नवाज शरीफ जिस हालत में पाकिस्तान को देख रहे हैं, मैं नहीं समझता कि वो हफ्तों भी दूर रहें पाकिस्तानी कौम से। नवाज शरीफ बहुत जल्द और मुस्लिम लीग के फैसले से बाला होके
कौम की ख्वाहिश पर और वो कौम से जो उनका रिश्ता है उसको निभाने के लिए वाशी पाकिस्तान आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जावेद लतीफ़ साहब। अब हुकूमत भी यही चाह रही है कि वो वापस आए और आप भी यही चाह रहे हैं। इस बात पे तो इत्तेफाक कर रहे हैं, आप भी चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब एक ही पेज पे हैं इस इशू को लेकर। अच्छा, और एक और बात ये डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स ने नोटिस की होगी कि द मोर वी आस्क सम क्वेश्चंस द मोर कंफ्यूजिंग इट बिकम्स। मतलब हम क्लैरिटी के लिए सवाल पूछते हैं कि जी ये बताइए कि ये किस तरह होगा या ये क्या हुआ, तो जो जवाब मिलता है वो इतना गोलमोल होता है। अब जब टिकट हो जाएगी ना तभी हम यकीन करेंगे बस आ रहे हैं। मैं तो नहीं करूंगी तब। नहीं तब कर लीजिएगा। अयान अली वाला मामला आपको याद है? अयान अली वाला मामला तो अब आपके हरीम शाह वाला वही मामला आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं अब क्या है, वो तो मुकर गई हैं भाई। हरीम शाह ने गैर मुल्की नोटों की गड्डियों के साथ नहीं, ये नहीं, I really like the term नोटों की गड्डियां। ये यूरो की गड्डी है यार, चेक करें जरा। अच्छा जी, वीडियो जो है ये उस पर उन्होंने, आपको पता है कि ये चुन के कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल बातें भी करती है, मवाद ढूंढती हैं, तो उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है और फिर डिलीट भी कर दी। वैसे तो हरीम शाह की तरफ से स्मगलिंग के एतराफ पर FIA हरकत में आ गई है जी इस वीडियो पे, और FIA ने आ गई थी, अभी नहीं हुआ ऐसा, पता नहीं, वो कह रही है मुकर गई है, कहीं से फोन आ गया होगा कहीं से। आपको पता है इनकी दोस्तियां भी तो इन द राइट प्लेसेस इन द पावर क्वार्टर्स, हाँ, कॉरिडोर्स। अब बरतानिया से वजाहती वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा है कि उन्होंने ना तो मनी लॉन्ड्रिंग की है, ना ही इस बारे में कोई इल्म है। कानूनी तरीके से बरतानिया आई हैं। वीडियो में नजर आने वाले पैसों को भाई के पैसे, बड़े अमीर हैं माशाल्लाह, और कहा है कि भाई के पैसे भी कानूनी है। क्या मतलब, क्या भाई के पैसे भी नहीं है? कानूनी है ये सारे पैसे, या रोज आप चेक कर रहे हैं। हो सकता है। वैसे मैं एक बात बताऊं, she is a TikToker. She is a content creator. She just wanted to make a video with some money and she did. इसमें इतनी बिग डील क्या हो गई है? Apparently वो initially ये कह रही है कि मैंने मनी लॉन्डर किया ये, और FIA भी एक्शन में, FIA प्लीज आप उन चीजों में एक्शन में आए जहाँ आना होता है। ये तो एक टिकटॉकर है, इस पे क्या करने की जरूरत है? कोई But she has she looks for that attention and she gets it. That's all. She gets it. वैसे अच्छा जी, कमाल है the kind of access that this girl has, be it any influential office that we know, जहाँ पे किसी को जाने की इजाजत नहीं है। विंक समझ तो आई गई, आगे होगी आपको। अच्छा, ब्रेक ले this amount of money. ब्रेक। गुड मॉर्निंग। हमने आपको बताया ना कि लाहौर में ये हमारे स्क्रीन टेढ़ी नहीं होगी नीचे वाली, मुझे एकदम लगा कि हम सारे टेढ़े हुए हैं। एनीवे, एयर क्वालिटी इंडेक्स, हाँ, इसलिए बताना है क्योंकि काफ़ी फ्लाइट्स भी फॉग की वजह से डिले हुई हैं। बल्कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स, शी पुट अप अ पिक्चर, शी वाज ट्रैवलिंग और तीसरी बार उसकी डिले के बाद घंटों बैठी रही एयरपोर्ट पे, उसके बाद वो बैठी। इससे पहले 1-1.5 हफ्ते पहले जो है ना, बिल्कुल 1-1.5 हफ्ते का स्पैन था जिसमें बिल्कुल धुंध नहीं थी, छट गई थी, और अब दोबारा से धुंध ने डेरे डालनी है लाहौर और गिरतुनवा में। धुंध का है, स्मॉग का है, खैर स्मॉग तो है ही। सेकंड दूसरे नंबर पे है एयर क्वालिटी इंडेक्स में आज लाहौर, और कराची है 5वें नंबर पे। अच्छा, स्मॉग और फॉग और नो फॉग, लाहौर एयरपोर्ट की मिस मैनेजमेंट माशाल्लाह तारीखी हो चुकी है, माशाल्लाह तारीखी। वन ऑफ माय फ्रेंड, टॉर्चर है लाहौर उतरना और लाहौर से वापस चढ़ना। इंटरनेशनल ट्रैवल करें ना तो कभी लाहौर ना आए आप। इंटरनेशनल भी कहीं इस्लामाबाद कराची आ जाए और उसके बाद बाय रोड आप लाहौर चले जाएं, लेकिन लाहौर का एयरपोर्ट इज क्वाइट चैलेंजिंग। मतलब आपको कोई पोर्टर नहीं मिलेगा, आपको ट्रॉली नहीं मिलेगी। वो उन्होंने एक नई पार्किंग बनाई है, वहां पे एक गाड़ी के निकलने की जगह है, मतलब 10 मिनट का फासला। और कोई गाइड नहीं करता। इतना कंफ्यूजिंग है कि आप नीचे जा रहे हैं, पार्किंग में से किस तरह निकलना है, पार्किंग है किधर, मतलब इट्स वेरी कंफ्यूजिंग एंड नोबडी रियली गाइड्स। सिविल एविएशन अथॉरिटी उस्मान बुज़दार साहब, सर, जो भी इस मामले को देखता है, लाहौर एयरपोर्ट हैज बिकम अ ट्रेजेडी नाउ, लिटरली अ ट्रेजेडी, स्पेशली सिंस उस पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन इतनी कोई हम है उधर कि मतलब नई पार्किंग बनाई है, कोई 5-6 लेन्स तो बनाते गाड़ी के निकलने की, कोई सिस्टम ही नहीं है। वही हम पता नहीं, हम पीछे बैकवर्ड जा रहे हैं। अच्छा जी, कमिंग बैक टू वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज, जिस पे हमारे गेस्ट डॉक्टर साहब इंतजार कर रहे हैं, जरा वहां चलते हैं। आपको बताएं कि मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों के लिए मुहिम चलाने वाली हुकूमत ने मिनी बजट में, सुने जरा, मिनी बजट में छोटे बच्चों के लिए फॉर्मूला मिल्क जो है और सीरियल, उस पर भी 17% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी है। तहरीक इंसाफ का पार्टी मंशूर तैयार करने वाली टीम के रुकन जो है, राव बिलाल उनका नाम है, उन्होंने बच्चों के लिए दूध को लग्जरी आइटम करार दिया था और सोशल मीडिया पे बड़ी बहस चल पड़ी इस वजह से कि बच्चों का दूध जो है
वो बुनियादी ज़रूरत है या लग्जरी आइटम है। तो इस मामले पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं और ख़ास कर माएँ जो हैं वो हुकूमत को खूब आड़े हाथों ले रही हैं कि ये किया क्या। अच्छा, अब ये सही किया है कि गलत किया है? दे दें कि बच्चों को जो इन्फेंट्स हैं उन्हें माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। दैट इज़ द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। लेकिन अगर बच्चों में कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस है या और कोई मेडिकल अंडरलाइंग कंडीशन है या कोई और माँ को अंडरलाइंग कंडीशन है तो, और ये सर्टनली ये कंडीशन आपका बैंक अकाउंट देखकर तो आती नहीं है, तो अगर ये बहुत महंगा होगा तो गरीब आदमी अपने बच्चे का पेट कैसे भरेगा। सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर खालिद शफी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आप ये बताएं कि ये आपको कैसा लगा ये हुकूमत की डिसीजन के बच्चों के जो फार्मूला मिल्क है, सीरियल है, उस पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा देना और फिर उसको लग्जरी आइटम भी करार देना, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों के जो मामलात हैं ये पैसे कमाने के कोई ज़रिया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बच्चों के लिए जो दूध है, जो ग़िज़ा है, वो माँ का दूध है, जो बेहतरीन खुराक है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, यहाँ पे ग़िज़ाई अजनास की कमी नहीं है। हमारी माएँ अगर सेहतमंद हो तो बच्चों को अपना दूध पिला सकती हैं। बदकिस्मती से हमारे एक एटीट्यूड बन गया है जिसमें बहुत बड़ी वजह ये फार्मूला मिल्क की जो फार्मूला मिल्क की कंपनीज़ हैं ये तरगीबात देती हैं माओं को, डॉक्टरों को, तिबी अमले को, तो एक तरह की फ़िज़ा बन गई है कि लोग माँ के दूध की जगह दूसरा दूध पिलाते हैं, जिसकी वजह से 3 लाख से ज़्यादा बच्चों की अमवात होती हैं। सबसे बड़ी बच्चों में अमवात की वजह डायरिया और नमूनिया है, जिसकी वजह ये ऊपर का दूध पिलाना है। तो मसले का हल ये है कि हम अपने बच्चों को माँ का दूध पिलाएं और जो बच्चों को 6 महीने का बच्चा हो ठोस ग़िज़ा दें। इन चीज़ों की जो मार्केट में फार्मूला मोल या दूसरे बेबी फूड मौजूद हैं, इनकी गुंजाइश एक दवा के तौर पे तो हमें मंजूर है, लेकिन ग़िज़ा के तौर पे हरगिज़ मंजूर नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर बात है, ये बात पॉलिसी मेकर्स को समझनी चाहिए। हमने प्राइम मिनिस्टर को एक पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने एक लेटर भी लिखा है, हमने ये सारी बात उनको तफसील से बताई है कि पाकिस्तान में हुकूमत बच्चों पर बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही है। दुनिया की सबसे अच्छी वैक्सीन यहाँ मौजूद हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, लेकिन हमारी बच्चों की शरह अमवात इसलिए ज़्यादा है कि तमाम हमारी ये तरकीबें नाकाम हो रही हैं कि बच्चे जो हैं ऊपर का दूध पी रहे हैं। तो हुकूमत एक पाकिस्तान में ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है, जिसमें दूध को लिखने का एक तरीक़ेकार वज़ा किया गया है और मौजूदा हालात के हिसाब से इसमें अमेंडमेंट करके नया एक एक्ट तैयार किया गया है जो बहुत जल्द असेंबली में पेश होगा, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। तो जहाँ तक ये फार्मूला फीड पे टैक्स लगाने का ताल्लुक है, एक बात वाज़ेह मैं बता दूँ, हमारे मुल्क का आम आदमी तो मौजूदा हालात में भी ऊपर का दूध नहीं पिला सकता। ये इतना महंगा है इस वक्त, उसको पिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। वो करता ही है, फार्मूला ख़रीदता है, पूरी बोतल में 2 चम्मच डालता है, ना बच्चे को दूध मिलता है ना उसकी ग़िज़ाई ज़रूरत पैदा होती है। बच्चे को डायरिया लगता है, नमूनिया होता है, बच्चा अस्पताल जाता है, या तो कमज़ोर होता है या फिर उसकी जान जाती है। तो इस मसले को हमें बैठकर हल करना पड़ेगा। पैसे कमाने के बजट जितना यहाँ पे तरकीब दी जाए, जितना रिएटरेट किया जाए कम है कि बच्चों के लिए वाहिद चीज़ सिर्फ माँ का दूध ही होना चाहिए। आजकल बहुत सी माएँ आई वंडर नहीं पिलाती हैं, फैशन भी है, लेकिन या फिर एक हैसल भी समझती हैं अपने आप के लिए। Having said that, what about those genuine cases, डॉक्टर साहब, जबकि आप मजबूरी हो, जो पिलाना ही पड़े, मतलब ये लैक्टोज इंटॉलरेंट हो या कोई और एलर्जीज हो, बहुत से ऐसे भी जेन्युइन केसेस होते हैं जब माँ अपना दूध नहीं पिला सकती बच्चे को। जी हाँ, बिल्कुल। वर्किंग वीमेंस होती हैं, बच्चों की माँ का बाजू का इंतकाल हो जाता है या बच्चे की माँ को कैंसर की ट्रीटमेंट होती है या बच्चों में कुछ बीमारी होती है, लेकिन इसकी शरह बहुत कम है, बहुत कम है। ऐसों में ये दूध सस्ता दस्तयाब होने चाहिए जो फार्मूला, लेकिन एक तरीक़ेकार से, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पे तरीक़ेकार से होनी चाहिए। जिस तरह हमारे यहाँ दूध इस्तेमाल हो रहा है, इसकी मुकम्मल हौसला शिकनी करनी चाहिए। ये पाकिस्तान का कीमती ज़र मुबादला बिला वजह ज़ाया होता है इस दूध की इम्पोर्ट पर, और इसके बाद हमारे जो हॉस्पिटल पे बर्डन पड़ता है, इसकी वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं। अच्छा, ठोस ग़िज़ा जो है, जिसमें हम वी कैन नॉट नेम द ब्रांड्स, बट वी ऑल नो कि हम खुद भी शायद 6 महीने का बच्चा होता है या 5 महीने होता है, वही एक पैकेट लेके आते हैं और पानी में घोल के देना शुरू कर देते हैं। क्या ये भी उतनी नुकसानदेह? जी हाँ, ये भी उतना नुकसानदेह है। ये समझें कि ये 200 ग्राम का पैकेट है, वो हमें को 200 रुपए का पड़ता है। यानी जो गंदम जो है उसको ज़रा सा ये रोस्ट करके उसमें थोड़ा सा दूध डाल के हमें ये 1000 रुपये किलो से भी ज़्यादा का देते हैं, जबकि वही चीज़ हम घर में बच्चे को खिचड़ी, दलिया, फिनी, साबुदाना की शक्ल में बहुत बेहतर तरीके से दे सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ लोगों की आमदनी ज़्यादा नहीं है, लोग फैशन में बच्चे को चीज़ें देने की कोशिश करते हैं और महंगी होती है, सही नहीं दे सकते। इससे
सफाई का इंतज़ाम नहीं होता है, पानी साफ़ नहीं होता है, जरासीम चले जाते हैं और बच्चा बीमार होता है, फिर अस्पताल लेके भागते हैं। पाकिस्तान में बच्चे मेलनरिश हैं, बच्चे बीमार हैं। उसकी पहली जो बुनियादी चीज़ है, उनकी सेहत अगर हमने बढ़ानी है, माँ के दूध को प्रमोट करना है, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है, फार्मूला फीड को डिस्करेज करना है। हाँ, जहाँ जेन्युइन मेडिकल इंडिकेशंस हैं, जाहिर सी बात है, वहाँ पर जैसे दवाएं को हम कहते हैं कि दवाएं महंगी नहीं होनी चाहिए, वहाँ दवा के तौर पर ये दूध दस्तयाब होना चाहिए, उसकी कीमत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन की गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि इस मामले को रेवेन्यू के लिहाज से ना देखे, बच्चों की सेहत और बच्चों की जान बचाने के लिहाज से देखे। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद शफी फॉर बीइंग विद अस। आई एम श्योर कि हुकूमत ने जब ये सोचा होगा कि 17% सेल्स टैक्स इस पर लगाएं, उनकी ये थॉट प्रोसेस नहीं था कि हम इसलिए लगा रहे हैं कि हम डिस्करेज करें लोगों को। वो तो रेवेन्यू के लिए कर रहे हैं, वो तो रेवेन्यू, वो तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस क्यों कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब की बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितना हो सके माँ को अपना दूध ही पिलाना चाहिए बच्चों को, एंड नॉट रिलाई ऑन दिस। यू नो व्हाट, मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज़ में ना थोड़ा दकियानोस होना चाहिए। ये जो पर्सनल चॉइस वाले मामला आते हैं ना, और पर्टिकुलरली घर में बुज़ुर्गों को ये किरदार अदा करना चाहिए। बहुत सी ख़वातीन इनकार कर देती हैं, कहती हैं मुश्किल काम है, माँ के लिए भी मुश्किल काम है। यू नो, बीच में रातों को उठ उठ के बार बार अपनी नींद भी डिस्टर्ब होती है, सारा कुछ होता है। थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि जस्ट लेट्स गिव द वुमेन देयर ड्यू, और इतनी कंसंट्रेशन ऑन देयर डिस्कम्फर्ट ना की जाए। वाकई ही जो जेन्युइन केसेस होते हैं जहाँ नहीं पिला सकती, जहाँ दूध आ ही नहीं रहा होता, बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता, एलर्जीज होती हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंट, मतलब लेट्स टॉक अबाउट दोस आल्सो एंड नॉट जस्ट बिकॉज़ इट्स सो अनकंफर्टेबल टू डू। नहीं, दोस एक्सेप्शंस अपार्ट, बहुत सी खवातीन बाय चॉइस नहीं पिलाती हैं, तो उनको डिस्करेज करना चाहिए। घर में बुजुर्गों को, जैसे दादी हो गई, बच्चे की नानी हो गई, उनको ज़रा थोड़ा सा इन्फोर्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल माने या ना माने ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि बस नहीं करना, हमने मदर फीड नहीं करना। लेट अस नो इफ़ यू थिंक ये ज़्यादा ट्रेंड है, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू रिलाई ऑन योर फीडबैक। प्लीज़ ट्वीट टू अस, और हम ले रहे हैं एक ब्रेक। भाई, अच्छा, अब ये कहानी सुने। अच्छा जी। तो जी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं बोरिस जॉनसन, उनका नाम है, वो कोरोना लॉकडाउन के दौरान फौरी पता है ना, फौरी करने पर मुश्किल में आ गए और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अमले के 100 से ज़ायद अरकान को बजरिया ईमेल मदऊ किया गया था इस फौरी में। और फौरी ऐसे वक्त की गई जब सिर्फ 2 अफराद को घर से बाहर मिलने की इजाज़त थी। और गुज़िश्ता साल 20 मई को होने वाली ये पार्टी, हम पिछले साल की सोचें बात कर रहे हैं, तकरीबन 30 अफराद शरीक हुए। ये नहीं कि पाकिस्तान की तरह कोई 100 लोगों की पार्टी हो रही है, 200 आ जाए। हाँ, 200 आ जाए, 100 को बुला के। यहाँ 30 ही थे, बट 30 वॉज ऑल्सो टू मच। तो बोरिस जॉनसन अपनी अहलिया के हमरा वो शरीक हुए थे उस पार्टी में। और लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक कोरोना की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर हुकूमत से राब्ते में हैं। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट भी हुकूमत पर फट पड़े और MP अफजल खान ने कहा कि उनकी वालदा का अस्पताल में इंतकाल हुआ था, लेकिन वो उन्हें गाड़ी तक महदूद रहना पड़ा था, मतलब वो मिल नहीं सके थे, ही कुड नॉट मीट। और इनफैक्ट और भी ऐसे एक और रुकन ने ऐवान में रोते हुए कहा कि अपने प्यारों के जनाजों में शिरकत नहीं कर सके बिकॉज लोगों को होने की इजाजत ही नहीं थी, और वज़ीर आज़म अमले समेत पार्टी कर रहे थे। भाई वाह, नाराज अरकान के मुतालबे वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन बोरिस जॉनसन की जान इतनी आसानी से ऐसा लगता है कि छुट्टी। वैसे इतनी अरसे तक की बात मंजर आम पर क्यों नहीं आई? नहीं, आपको पता नहीं, ये चीजें जरा बनती हैं, ब्रू होती हैं, उसके बाद फिर पूरे वो एविडेंसेस आवाम में भी बड़ा गम और गुस्सा पाया जा रहा है इस पे। अब इसी पे हम बात करते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। अच्छा, कह रहे हैं जज से कि वहाँ एकदम से एमी इल्जाम नहीं लगते, ये इसीलिए बात जरा निकली है बिकॉज पहले एविडेंस पूरा कलेक्ट होता है, उसके बाद देखते हैं क्या लॉज और रूल्स अप्लाई होते हैं, उसके बाद ये बात में आती है। की पूरी तैयारी है। मुर्तजा अली शाह ने ज्वाइन किया। मुर्तजा, बरतानवी मीडिया में बोरिस जॉनसन पर बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, अब ये मामला बताइएगा, ये सामने कैसे आया? क्योंकि थोड़ा पुराना है, वज़ीर आज़म पर इतना प्रेशर जो डाला जा रहा है, इसका नतीजा क्या निकलता देख रहे हैं आप? पिछले तकरीबन 2 महीने से मुख्तलिफ इल्ज़ामात सामने आ रहे थे कि वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने एक ऐसे वक्त में, पिछले साल मई 2021 में, जब बरतानिया में फुल फ्लेज लॉकडाउन चल रहा था, उस वक्त उन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक पार्टी की। और ये कि जब पूरे मुल्क को ये कहा जा रहा था कि वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की जो उस वक्त के जो अहकामात थे उनको ऑब्ज़र्व करें, उनकी जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें, उस वक्त वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और उनके बाद मिनिस्टर्स हैं वो उन्हीं कवानीन की जो दूसरों को वो नसीहत कर रहे थे उनको फॉलो नहीं कर रहे थे। ये मुख्तलिफ इल्ज़ामात उनके बाद एडवाइज़र्स की तरफ से
और मीडिया में पिछले कई महीनों से लग रहे हैं। और तकरीबन दो महीने पहले की बात है जब बाकायदा तौर पर ऐसी इतलात आई कि डाउनिंग स्ट्रीट में वहाँ पर पार्टी हुई, और आपको याद होगा एक स्कैंडल सामने आया था कि डाउनिंग स्ट्रीट के जो कुछ लोग हैं वो इस हवाले से उन्होंने आपस में जोक्स की, जिसके ऊपर बरतानिया में एक बहुत बड़ा शोर मचा था। उसके बाद डाउनिंग स्ट्रीट की तरफ से मुख्तलिफ डिनाइल्स आए। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की जो प्रेस सेक्रेटरी थी उन्होंने रिज़ाइन किया और मुख्तलिफ कुछ उस वक्त एडजस्टमेंट्स हुई। लेकिन अब एक ताज़ा तरीन एक ऐसी ईमेल सामने आई है जो ये कंफर्म कर रही है कि बोरिस जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने 100 बंदे की, आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले उन्होंने 100 बंदे की एक 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टी इनवाइट की, जिसमें ब्रिंग योर बूज के नाम से जिस पार्टी को कहा गया कि अब जो लोग भी आए उस पार्टी में अपनी अपनी शराब लाएं, और उसमें वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन भी शरीक हुए, उनकी जो नई बीवी हैं वो भी शरीक हुई। और 100 बंदों की पार्टी एक ऐसे वक्त में 10 डाउनिंग स्ट्रीट एक छोटा सा एरिया उसमें डिनाई भी किया गया और अब तो ईमेल सामने आ गए तो पकड़े गए। लेकिन मैं पहले एक बात करना चाहूंगी, ये अब यूके में तो ये बड़ी बिग डील होगी, यहाँ तो ये बिग डील भी नहीं है। मतलब लिटरली अगर हम ये बात करने यहाँ बैठे हैं ना कि जी उन्होंने पार्टी कर ली और ये वो, इट्स नॉट इवन अ क्वेश्चन। वो बहुत बुरा हशर था, हशर मतलब लाखों बंदा इधर बहुत कुछ हो रहा था। मैं सिर्फ आई एम जस्ट स्टेटिंग द ऑब्वियस, ये चीजें बिग डील यहाँ नहीं बनती, पर इट्स इंटरेस्टिंग टू नो कि यूके में इतनी बड़ी बात हो गई है कि इस पे वजीर आजम को जवाबदेही करनी, उनको ही इज आंसरेबल, ही हैज टू आंसर। तो मैं इंप्रेस हो रही हूँ इस बात से मुर्तज़ा, इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि मौक़िफ़ क्या दिया उनकी हुकूमत ने। उन्होंने कुछ मीडिया से कुछ कहना था उनका, कुछ उन्होंने जवाब दिया कि भाई हो क्या रहा था उस पार्टी में, क्यों की थी? वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अब बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट में उन्होंने माना है कि जो 100 लोगों की पार्टी हुई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि तकरीबन 40 लोग आए थे, पूरे 100 लोग नहीं आए थे। लेकिन उन्होंने बाकायदा तौर पर अब तस्दीक की है कि ये खबर सही है कि एक पार्टी हुई थी। उसके साथ साथ उन्होंने माफ़ी मांगी है कौम से, अवाम से उन्होंने माफ़ी मांगते हुए ये कहा है कि वो इस पार्टी में और उनकी वाइफ ज़रूर शरीक थे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उनके ख्याल में एक वर्क मीटिंग थी। यानी ये कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट के जो लोग हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस के जो लोग हैं, वो लॉकडाउन के दौरान भी काम कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने समझा कि उस जिस पार्टी में उनको इनवाइट किया जा रहा है वो एक वर्क मीटिंग है, लिहाजा वो इलीगल नहीं है। और इसकी वजह यह है कि बोरिस जॉनसन ने उसको वर्क मीटिंग का नाम इसलिए दिया है कि अगर वो कहते कि वो सिर्फ वो पार्टी में गए हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने आप को वो इंडाइट करते और अपनी जो ये मानते कि उन्होंने कानून और जो उस वक्त के जो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस थी वो तोड़ी हैं, यानी उनके ऊपर इसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं। लिहाजा उन्होंने उसको वर्क मीटिंग दिया जो कि उन्होंने लीगली वो अपने आप को कवर कर रहे हैं। इसमें जो स्कॉटलैंड यार्ड है उन्होंने भी तस्दीक की है कि वो उस वक्त की जो लॉकडाउन की पार्टी हुई है, ब्रिंग योर बूज के नाम से जो पार्टी हुई, जिसमें लोगों ने तफरी की और उन्होंने लॉकडाउन कवानीन की खिलाफ वर्जी की, वो अब इसकी तहकीकात कर रहे हैं। ऑलरेडी एक पार्लियामेंट्री इंक्वायरी उसके ऊपर जो हाईएस्ट लेवल की इंक्वायरी है वो चल रही है, उसकी अभी फाइंडिंग्स आना बाकी, इंक्वायरी चल रही है और पार्टी तो हो गई। और ऐसे वक्त में हुई है जब शदीद रिस्ट्रिक्शंस थी, लिटरली लोगों को फ्यूनरल्स पे जाने की अपने प्यारों की इजाज़त नहीं थी, किसी कोई अगर प्यारा मर जाता था तो उसका मुंह देखने की इजाज़त नहीं थी। इतने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के दौरान असल में ये पार्टी की गई और लेट्स सी कि कितना दबाव उन पर पड़ता है और क्या ये मुस्ताफ़ी होते हैं अपने ओहदे से या नहीं। लेकिन सारी बात एक तरफ ये होता है माशरा, ये होती है जमहूरियत, सवाल किया जाए कि मगरबी जमहूरियत, जिसके बड़े एग्जांपल्स भी दिए जाते हैं। मतलब बट आई एम सो इम्प्रेस्ड कि उनसे सवाल किया जाए, ही इज आंसरेबल, आप जवाब देंगे और किसी बहुत बड़ी कोई पॉलिसी की बात नहीं हो रही है। एक पार्टी जो उन्होंने की थी, तो ये नहीं पता लग रहा अब तक कि गैर मुल्की सरबराहों ने क्या तोहफे दिए, इतनी सी बात। तो लिहाजा आप ये जरा सोचें, मतलब इसी पे मेरा ख्याल है और कोई बात ही नहीं करनी अब्दुल्ला। I am done for today. अच्छा जी, अपने आप को बूस्टर लगवाएं, वैक्सीनेट कराएं, if you're not, wear a mask. We are going to see you tomorrow. Take it seriously, please.